नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और 24 की सरकार की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां चौथे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 8 लोकसभा सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो अब चौथे चरण को लेकर के चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरह से थम चुका है। आपको बता दें, 13 मई को चौथे चरण को लेकर के मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करते हैं तो 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा और 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर अब पूरी तरह से थम चुका है और चौथे चरण और अंतिम चरण को लेकर के अब मतदान 8 सीटों पर 13 मई को मध्य प्रदेश में होगा और जनता भारी वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले, ये अपील लगातार हम कर रहे हैं आपसे। तो देखिए, अब आखिरी और अंतिम चरण का मतदान होना है। 13 मई को 8 सीटों पर यह मतदान होगा और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करने के लिए जनता 13 मई को घरों से बाहर निकलेगी। अब देखिए, आपको बता दें कि जो चुनावी शोर था प्रचार प्रसार का, वो पूरी तरह से अब थम चुका है। 8 लोकसभा सीटों पर कुल 74 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और जनता उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है। तो देखिए, 24 की सरकार इसी बात से चुनी जाएगी कि जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखती है और उनके मुद्दों को कितना ज्यादा जो सरकार है वो पूरा करने का काम करती है। तो जो 8 सीटों पर मतदान जनता करने वाली है, उन तमाम सीटों को लेकर के हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ उज्जैन से राहुल सिंह राठौर हैं, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष पुरोहित मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। इंदौर की बात करते हैं तो यहां का जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बाकी सीटों के मुकाबले बहुत अलग रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहां पर नहीं है। कांग्रेस नोटा को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है। क्या तस्वीरें हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ के रोमांचक का मुकाबला होना चाहिए उस तरह का रोमांचक मुकाबला नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार ने मैदान छोड़ा, उसके बाद से ये सीट कांग्रेस की खाली हुई है और उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी चुनाव जो है वो एक तरह से नीरस सा हो गया है। इसीलिए चुनाव आयोग की और जिला निर्वाचन अधिकारी की ये कोशिश है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि लोग जिस तरह से गर्मी का मौसम है, जिस तरह से लोगों को लग रहा है कि अब सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट ही जो है यहाँ से उम्मीदवार हैं और उसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं। तो चुनावी मुकाबला जो 2 अहम पार्टियां होना चाहिए थी, जो 2 अहम पार्टी मध्य प्रदेश में है बीजेपी कांग्रेस, उस पर कांग्रेस ने अपना मैदान छोड़ दिया। इसकी वजह से बीजेपी जो है वो प्रमुख दल की नाते एक इकलौती पार्टी है, बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो जिस तरह से लोगों में उत्साह चुनाव का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने फिलहाल जो है नोटा को सपोर्ट करने की अपील की है और ऐसे में लोग जो है कितना अब बढ़ चढ़कर घरों से निकलते हैं, ये एक चुनौती चुनाव आयोग के लिए है, साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए है। इस नाते अगर हम देखें तो यहाँ जो चुनावी मुद्दे होना चाहिए वो चुनावी मुद्दे भी प्रमुख पार्टियों के बीच होना चाहिए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिछले 35 और पिछला जो टेन्योर था शंकर ललवानी का, वो 40 सालों से बीजेपी यहाँ पर सीट पर है। संसदीय जो इलाका है वो बीजेपी के खाते में जाता रहा है। इस बार लोग जो है कैसे चुनेंगे, कैसे सिलेक्शन को देख रहे हैं, बड़ा ही साइलेंट मोड पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे जो अहम मुद्दे होना चाहिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोजगार के, वो कहीं ना कहीं गौण नजर आए हैं, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवा जो एक चुनाव रंग दिया गया है वो ही एक रंग दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि जो चुनावी मुद्दे होना चाहिए, उन चुनावी मुद्दों को कौन कैसे पूरा करेगा, कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, जनता के बीच में उम्मीदवार जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार कितना पहुंचे हैं, कितना जनता इन मुद्दों को अब समझती है, ये
फिलहाल तो जो 13 मई का दिन होगा उस दिन चुनावी परसेंटेज, जो वोट परसेंटेज है उससे तय होगा। उसके बाद चुनावी नतीजे 4 तारीख को बता पाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग की और जिला निर्वाचन अधिकारी की अगर बात करें तो जो तैयारियां होना चाहिए वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। करीब 10,000 से ज्यादा जो मतदान कर्मी हैं कल सुबह 6 बजे नेहरू स्टेडियम से यहाँ से रवाना होंगे। अलग अलग पार्टियों के जरिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और 471 जो संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं उसमें भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, करीब 5,500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही इसके अलावा जो 13 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, 350 लोग हैं जो स्पेशल अलग अलग फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, चुनाव में किसी तरह का भी कोई वायलेंस ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए प्रशासन ने मुकम्मल बंदोबस्त किया है। साथ ही गर्मी को देखते हुए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जो नेहरू स्टेडियम में जहां से मतदान के लिए टीमें रवाना होगी और साथ ही जब वो वापस लौटकर ईवीएम जमा करने आएंगी तब तक के लिए यहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। जैसे इस बार यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट के तमाम केसेस सामने आए हैं तो उसको लेकर यहाँ पर एक अस्थायी अस्पताल बनाया है जिसमें तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगे और साथ ही बिल्कुल पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, चाहे मतदाताओं को लेकर के हो, चाहे जो मतदान कर्मी है उनको भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मैं लौटूंगी आपके पास, राहुल का रुख करना चाहूंगी। उज्जैन से राहुल हमारे साथ जुड़े। राहुल, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब शोर जिस तरह से पूरी तरह थम चुका है, जनता का मूड क्या देखने को मिला है, जनता के मुद्दे क्या देखने को मिले हैं? देखिए, जनता के मुद्दे उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा शिप्रा शुद्धिकरण है। शिप्रा शुद्धिकरण के अलावा महाकाल मंदिर और महाकाल मंदिर के आसपास का जो ट्रैफिक है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि जनता किसको ये जो गद्दी है लोकसभा सीट की, उज्जैन आलोट में जो 8 विधानसभा सीटें आती है, ये किसको सौंपती है, किसके हित में जनता जाती है। लेकिन ये 2 बड़े मुद्दे उज्जैन में भी हैं और इनको लेकर जनता मतदान करेगी। देखिए, करीब महेश परमार और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं और भाजपा से अनिल फिरोजिया, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला इस बार रहेगा, क्योंकि वर्ष 2018 में जब महेश परमार और अनिल फिरोजिया के बीच मुकाबला हुआ था तो विधानसभा चुनाव में वो मुकाबला हुआ था और उसमें महेश परमार ने तराना विधानसभा से जीत हासिल की थी, कांग्रेस सीट वहां पर जीती थी। लेकिन इस बार फिर अब लोकसभा सीट में दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं और दोनों ही प्रत्याशियों की जो फैन फॉलोइंग है, दोनों ही प्रत्याशियों की जो हित में जनता समर्थन, जो दोनों प्रत्याशियों का समर्थन करती है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये मुकाबला कड़ा बनता जा रहा है और करीब 18 लाख की संख्या है उज्जैन आलोट लोकसभा सीट में। ये सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। देखिए, खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, तो सुबह यहाँ पर 13 मई को मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे और अभी तक हमने देखा लगातार मुख्यमंत्री जो है उज्जैन के तमाम जो विधानसभा सीट हैं, 7 विधानसभा सीट पर उन्होंने दौरा किया, प्रचार प्रसार किया। तो कांग्रेस के भी कई सारे दिग्गज महेश परमार के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। देखिए, कुल 9 कैंडिडेट हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं उनमें 2 ये जो प्रत्याशी हैं महेश परमार और अनिल फिरोजिया, इनके बीच कड़ा मुकाबला है। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट है और अब देखना होगा कि कितना बिल्कुल कड़ा मुकाबला यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। अब जनता किसके पक्ष में वोट करती है बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और 13 मई को हम देखेंगे भी जनता जब वोट करने के लिए पहुंचेगी। मैं लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करते हैं तो पहले ये जो सीट रही वो कांग्रेस का अभेद किला थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने यहां पर सेंध लगाई है और टक्कर की ये सीट मानी जा रही है। क्या तस्वीरें आपने देखी? जी बिल्कुल, टक्कर की सीट पर मुकाबला बहुत तगड़ा है। देखिए, दोनों ही प्रत्याशियों की बात करें तो वो अपने आप में काफी मजबूत प्रत्याशी है, क्योंकि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो कांतिलाल भूरिया हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इस सीट पर जो है चुनाव भी जीत चुके हैं पहले भी। और उसके बाद जो सामने की तरफ बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो प्रदेश के जो वन मंत्री हैं नागर सिंह, उनकी जो पत्नी है अनीता चौहान, वो जो है यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं। तो देखिए, दोनों ही अपने आप में मजबूत प्रत्याशी हैं और जो प्रचार प्रसार हुआ था उस दौरान भी देखने में आया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी चले हैं। देखिए, प्रत्याशियों के बीच ये मुकाबला न रहते हुए जो यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं विक्रांत भूरिया और जो मंत्री हैं, उनके बीच ये बयानों की जो है बौछार देखने को मिली है, जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है। काफी तगड़ा मुकाबला देखा जाएगा और रोचक भी रहेगा, क्योंकि काफी जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुई है। जो देश की जो आर्थिक
मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है, बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरीके से अब जनता अपना मन बनाएगी, वादे उन्होंने सुन लिए हैं, रैलियां उन्होंने देख ली है, इनका जो ताकत है वो आम जनता ने देख ली। अब जो प्रचार थमा है इस दौरान, अब जब 13 मई को मतदान होना है तो उससे पहले आम जनता अपना मूड बनाएगी, अपना मन बनाएगी कि मत किसके पक्ष में देना है, कौन सांसद होगा और किसकी जो है सरकार बनेगी, ये अब देखना बाकी रह गया है। तो देखिए इस तरीके से जो है अब ये जो रतलाम झाबुआ जो संसदीय सीट है इस पर मुकाबला तकड़ा है। रतलाम की जो स्थिति जिले की मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 जो है लोकसभा सीट के में जो है रतलाम बटा हुआ है। देखिए रतलाम की जो 3 विधानसभा सीट है, रतलाम सेलाना ग्रामीण और जो सेलाना विधानसभा सीट है, ये रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में आती है। इसके अलावा रतलाम की जो जावरा विधानसभा सीट है वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में है और जो उज्जैन की जो लोकसभा सीट है उसमें रतलाम जिले का जो आलोट भी आता है। तो रतलाम जिले में यह भी काफी रोचक होगा कि जो यहाँ के जो मतदाता हैं वो 3 जो है लोकसभा में जो है अपना मूड बनाएंगे। अलग अलग जो विधानसभाएं हैं वहाँ के लोग जो हैं ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश भी लगातार हमने भी की है, और क्या वो मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख करके जनता वोट करने पहुंचेगी, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, वो भी देखना। मैं लौटूंगी आपके पास। मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मंदसौर की बात करते हैं तो ये वो सीट है जिसमें 2019 की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अंतर के साथ बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज करी थी। अभी की क्या फाइट देखने को मिल रही है, कौन मजबूत देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दे देखने को मिले हैं? देखिए स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गौण है और जो आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ही यहाँ पर आ रहे हैं। स्थानीय विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं खो गए हैं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर ही पूरा चुनाव प्रचार का फोकस रहा। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर बाहर से आए थे तो यहाँ उन्होंने स्थानीय मुद्दों की कुछ बात भी करना चाहिए। सुधीर गुप्ता जो भाजपा प्रत्याशी है उन्होंने भी विकास कार्य गिनाया, लेकिन जनता किसे मैंडेट देती है, किसे अपना मत देती है, इसके बारे में वो मौन धारण किए हुए खामोश पूरी जनता यहाँ की है। और सबसे बड़ा अंतर पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज चल रहा है, वोटिंग परसेंटेज जो दूसरी जगहों पे देखा गया, कम रुझान दिखाई दे रहा है मतदान के प्रति, ज्यादा गर्मी की वजह से। हालांकि पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई है उससे वातावरण में थोड़ी ठंडक आई है। अगर मौसम इसी तरह से साथ देता है तो निश्चित तौर पर ज्यादा संख्या में मतदाता घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने जो जी तोड़ मेहनत की है, अपने अपने वादे बताए, अपनी अपीलें की है। अब देखना है जनता किसको अपना मत देती है और ये मताधिकार का उपयोग करके और वो अपना मत यहाँ पर देगी 13 तारीख को। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है वो 13 तारीख को साफ होगा और जब पेटियां खुलेंगी तो कहीं ना कहीं जो उनके मन में मुद्दे थे वो भी साफ हो जाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। कमल हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। कमल, अगर धार की बात करें तो यहाँ पर कैसी फाइट देखने को मिल रही है और जनता का मूड क्या है और जनता का क्या कुछ कहना रहा है इस चुनाव को लेकर के? लगातार ऐसे कई मुद्दे हैं। प्रमुख रूप से धार का जो मुद्दा है वो पलायन का रहा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार यहाँ से लोग गुजरात और अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो पीथमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। वहीं अगर रेल की बात की जाए तो रेल का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। साथ ही जो महत्वपूर्ण रूप से सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था है वो तो चाक चौबंद देखी गई, वो कोई प्रमुख मुद्दा यहाँ पर नहीं रहा। मतदान प्रतिशत बढ़ाना यहाँ पर जरूर प्रशासन के लिए चुनौती बना रहेगा और उसको लेकर लगातार कवायद तेज की जा रही है। हालांकि प्रचार प्रसार थम गया है और इक्का दुक्का क्षेत्र में जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे और लोगों के बीच में अपनी पेट बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। खंडवा से हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर खंडवा की जनता के मुद्दों की बात अगर हम यहाँ पर करें तो जनता के क्या मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रख करके वोट करने के लिए वो पहुंचेंगे? मैं आपको बता दूं कि जनता के मुद्दे जो भी हों उसके बारे में आज सकता है कि पूरा क्षेत्र खड़ा हुआ है। तमाम तरह की इंडस्ट्री जो यहाँ से 30-33 साल पहले थी वो सारी गायब हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा लगता है। जी, ठीक है। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार लगभग 35 सालों से यहाँ पर काबिज है और कुल मिलाकर जो अभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर नरेंद्र पटेल को जो टिकट दिया है वो इस क्षेत्र के लिए नए हैं, क्योंकि 8 विधानसभाएं 4 जिलों में बटी हुई है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और बागली।
और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके पास एक मजबूत दावा इस बात का है, एक तो मोदी का चेहरा है, दूसरा केंद्र सरकार की योजनाएं है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और मजबूत संगठन है। ये चारों चीजें इनके पास है। और खंडवा जिले की जनता इनसे मुद्दों की जब बात करते हैं तो ये जमाने इसी बातें मुद्दों को लेकर कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वोट तो जो है इन तमाम तरह की चीजों को देखकर आप मेरा इशारा समझ गए होंगे उधर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बातों को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट में है। खंडवा संसदीय क्षेत्र 30 साल पहले भी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है। इसके बारे में किसी भी दल के नेताओं ने कोई ठोस काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त जरूर नजर आ रही है कि उनकी जीत होने वाली, लेकिन अब जनता किसके हक में फैसला सुनाती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, पुष्पेंद्र का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। पुष्पेंद्र, अगर जिन 8 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है उनकी बात करते हैं तो मालवा निमाड़ के अंतर्गत ये तमाम सीटें आती हैं। अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में क्या बेहद महत्वपूर्ण वो मुद्दे होंगे जिन्हें जनता ध्यान में रखने वाली है? और अगर हम विधानसभा चुनावों के कंपैरिजन से बात करें तो क्या बहुत ज्यादा अंतर इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के बाद तस्वीर अब लोकसभा चुनाव की है। और इस वक्त अगर हम बात करें कि पूरे मालवा निमाड़ की अब जो 8 सीटें हैं जहां पर 13 तारीख को वोटिंग होना है, तो ऐसे में इन 8 सीटों पर किस तरह के मुद्दे होंगे? ये स्थानीय मुद्दे कम हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ज्यादा हैं। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही अपने अपने जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दों को कम ही छुआ है और राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा छुआ है। चाहे योजनाओं की बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें तो तमाम जगह होर्डिंग पोस्टर्स वो लगे हैं जो सरकार ने पिछले 10 सालों में या 5 सालों में अपनी योजनाओं का बखान करते हुए उन तस्वीरों को लगाया है, चौराहों पर होर्डिंग्स के जरिए प्रदर्शित किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने जिस तरह के मुद्दे, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे हो चाहे शिक्षा के मुद्दे हो, जो किसानों के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे जो है उन्होंने होर्डिंग्स के जरिए लगाए हैं। तो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ज्यादा हैं और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर के मुद्दे ही ज्यादा होते हैं। कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से जुड़े होते हैं, जैसे रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है या फिर शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो केंद्र से पोषित होती हैं, ऐसी योजनाओं के लिए ही इन मुद्दों को बखान किया जाता है। लेकिन इस बार देखा गया है कि आरोप प्रत्यारोप, इस बार जो राजनीति हमने देखी है, इस बार जो हमने जो स्थानीय स्तर पर भी जो नेता हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के कैंडिडेट हो, उनके जो आरोप प्रत्यारोप है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जाति तौर पर हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर हुए हैं। तो इस तरह के हमलों के बाद अगर हम देखें तो जनता के बीच इसका क्या परसेप्शन है, जनता इस तरह के हमलों को, इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों को, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको अगर गौण करके राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को अगर हम देखें तो जनता इनको किस तरह से लेती है, जनता किस तरह से जो है इन चुनावी मुद्दों को लेकर वोट करती है। और सबसे अहम बात यही है कि जिस तरह से पिछले 3 चरणों में चुनाव के दौरान जो मतदान हुआ है उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं कम हुआ है। मध्य प्रदेश में भी तीनों चरणों में देखा गया है। अब सबसे बड़ी मशक्कत जो चुनाव आयोग के लिए वो यही है कि मध्य प्रदेश में जो 8 सीटें हैं जहां 13 मई को चुनाव होना है, ज्यादा से ज्यादातर लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। इसलिए लगातार जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी विशेष बैठकें भी बुलाई है और ये भी जोर दिया है कि किस तरह से लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए, जो पलायन पर जा चुके लोग हैं उनको कैसे बाहर लाया जाए, क्योंकि जो 8 सीटें हैं उसमें कई आदिवासी बाहुल्य सीटें भी हैं जहां पर लोग अमूमन इस मौसम में पलायन कर जाते हैं, काम की तलाश में बाहर जाते हैं। आखिरकार इन वोटों को कैसे वोटर्स को लाया जाए और बिल्कुल एक बेहद बड़ी ये चुनौती रहने वाली है, क्योंकि बीते 3 चरणों में हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी थी कि पहले 2 चरण की बात करते हैं तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिशें भी चुनाव आयोग करता नजर आया। 24 की सरकार की बात हम कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान होंगे और उसके लिए अब चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो आखिर कौन सी सीट किसके लिए चुनौतीपूर्ण है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि 8 सीटों पर होने वाले मतदान में कौन
किसे टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले देवास की बात करें तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरह बात करते हैं उज्जैन की, तो यहां से बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने महेश परमार पर भरोसा जताया है। बात मंदसौर सीट की करते हैं तो यहां से बीजेपी ने सुधीर गुप्ता पर भरोसा जताया, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने दिलीप सिंह गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा। अब बात करते हैं रतलाम सीट की, जहां बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है। धार सीट की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से सावित्री ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं कांग्रेस की ओर से राधे श्याम मुवेल चुनावी मैदान में है। इंदौर सीट की बात करते हैं तो यहां केवल शंकर लालवानी ही मैदान में है, क्योंकि यहां कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खरगोन में बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह पटेल चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की ओर से पोरलाल खड़ते उन्हें टक्कर देते नजर आएंगे। खंडवा की बात करते हैं तो यहां बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल पर भरोसा जताया है। ये 8 वो सीट हैं और ये वो तमाम चेहरे हैं जो टक्कर देते नजर आने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं खास मेहमानों से। डॉक्टर प्रेम व्यास जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभिनव बरोलिया जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, प्रेम व्यास जी, 8 सीटों की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आप 29 की 29 सीटें लेकर के चल रहे हैं, इन 8 सीटों में क्या किसी सीट को चुनौतीपूर्ण मान रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से मालवा और निमाड़ जितनी भी सीटें हैं वो पूर्व में भी भारतीय जनता के साथ में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हमारे फेवर में मत पत्र पड़े थे, तो निश्चित रूप से अभी जब संसदीय क्षेत्र के चुनाव है तो निश्चित रूप से जो कार्य किए गए वो धरातल पर है। आप देखिए ना, जो व्यक्ति होमवर्क करता है, जो व्यक्ति जो है पढ़ाई करता है और उसके बाद अगर एग्जाम्स होती है तो निश्चित रूप से वो जो है पूर्ण रूप से सक्षम होता है, पूर्ण रूप से कहता है कि मैं 1000% पास होकर दिखाऊंगा। तो हमने जो कार्य किया है वो धरातल पर है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे सांस्कृतिक विकास की बात हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, जल पहुंचाने, हर जल नल जल योजना से जल पहुंचाने की बात हो, या विभिन्न तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन आम जनता के हित में इन 8 सीटों पर पूर्व से होता आ रहा है। इंदौर की बात करेंगे तो लगभग 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतना, और उसके पूर्व में लगभग 10 बार से अजेय सीट है, और जितनी भी बाकी की सीटें आप उन पर हार जीत का अंतर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ। लेकिन जब इंदौर सीट को लेकर के आप इतने पहले से ही आश्वस्त थे, उतना होमवर्क कर रखा था, एग्जाम्स के रिजल्ट भी आपको पूरी तरह से पता थे, तो फिर दूसरे स्टूडेंट को अपनी पार्टी में शामिल क्यों करवा लिया? नहीं, देखिए, वो एक उनका जो घटनाक्रम था वो तो विधानसभा चुनाव से प्रारंभ हो गया था। विधानसभा चुनाव में 4 नंबर क्षेत्र में दशहरा मैदान के सामने जो उन्होंने कार्यालय खोल लिया, चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया, और उसके बाद जो उन्होंने आरोप लगाया दिग्विजय साहब ने जो है राजा जी को टिकट जो है भेज दिया, और तभी से वो उद्वेलित थे। और उसके बाद में उनके लगातार स्टेटमेंट्स आना कि मैं पार्षदों को बुला रहा हूं तो बैठकों में नहीं आ रहे, और कि हमारा जो बड़ा नेतृत्व है वो मेरे साथ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद में देवेंद्र सिंह यादव का ये कहना है कि पैसे देके जो है टिकट दे दिया। के मिश्रा जी का ये कहना है कि हमें तो 15 दिन पहले से ही पता था कि ये जाने वाला है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बहुत पहले से जो है कांग्रेस के और कांग्रेस के कैंडिडेट के मध्य में चल रहा था, और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तो इन दोनों बातों को देखना चाहिए। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, क्या आपके स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते हैं साल भर? क्योंकि प्रेम व्यास जी ने कह दिया कि उनके स्टूडेंट्स पूरे साल भर मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि एग्जाम्स का रिजल्ट क्या आने वाला है। आपके स्टूडेंट उनकी पार्टी में शामिल हो गए, आपको कमजोर करके चले गए। चीटिंग करते होंगे इनके स्टूडेंट्स जो हैं, वो चीटिंग करते होंगे, नकल करते होंगे, या फिर चिट बनाते होंगे, ये सारी चीजें करते होंगे, इसलिए इनको रिजल्ट पता रहता है कि हम तो पास हो जाएंगे। ऐसा इस दुनिया में लोकतंत्र को खत्म करने की बात जो ये लोग करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, वैसे ही अभी यहाँ बैठकर ये वाली बातें कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हमारे पता रहता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। ऐसी बातें तो वही करते हैं जो चीटर होते हैं। तो चीटर जो होते हैं उनको जनता जवाब देगी, रिजल्ट जब आएगा तब आमने सामने हो जाएगा। मेहनत करी होती है उसको भी तो पता होता है ना कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से जो पढ़ाई करता है, ईमानदार जो होता है वो पास होता है, उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। भले ही थोड़ी हताशा होती है, थोड़े कम नंबर आते हैं, लेकिन वो पास होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो चीटिंग कर ले। ईमानदार जो बच्चा होता है वो हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई करता है, और कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से न्याय पत्र के ऊपर अपना चुनाव लड़ा है। न्याय पत्र को जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया है, जनता उसी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और इनके नेता जिस तरीके से बयान देते हैं, संविधान
को खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, 400 सीटें 400 सीटें 400 सीटें। अरे 400 सीटें तो बहुत दूर की बात है, बेड़ा पार भी नहीं होने वाला है, 400 पार की बातें करते हैं ये लोग। तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो 4 जून को सब सामने आ जाएगा, लेकिन एक प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी को जनता जिताने वाली है। ठीक है, 8 में से कितनी सीटें इस बार? इस चरण की 8 सीटों में से कितनी सीटें अभिनव जी? देखिए, हमें जो नोटा जो वहां पे चल रहा है, वहां नोटा इंदौर में 100% नोटा जीतेगा। बाकी लेकिन नोटा की जीत भी तो कांग्रेस की जीत नहीं होगी ना अभिनव जी। सेकंड नंबर पर जो होगा उसकी जीत अभी तक तो मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई प्रावधान तो इसको लेकर के निकला नहीं है। हम जनता के साथ खड़े हैं कीर्ति जी, जनता के साथ खड़े हैं। आज इंदौर शहर में लाखों लोग थे जो नोटा के साथ खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। धार में हमारी जबरदस्त जो जनता से पकड़ है वो दिख रही है। रतलाम झाबुआ में जितनी भी सीटें वहां पर हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, और इंदौर में खासकर बता दूं आपको, आप देखिएगा कीर्ति जी, हम बात करेंगे नोटा के लिए जो जनता ने आवाज उठाई है, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है जनता, वो आने वाले 4 जून को आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, क्या ये 8 सीटें बीजेपी के लिए बहुत आसान रहेंगी, या वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि टक्कर हो सकती है? और जिस तरह से अभी अभिनव जी ने कहा कि नोटा को लेकर के भी जनता के मन में अब कहीं ना कहीं क्रेज देखने को मिल रहा है, जनता से हमने संवाद किया है, जो रिएक्शन है वो नोटा के पक्ष में जा सकता है, क्या ऐसा आपका एनालिसिस है? देखिए कीर्ति जी, ये 8 सीट्स पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। हाँ, ये माना जा सकता है। आपने कहा कि क्या स्थिति लग रही, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन ज्यादातर सीट्स पर स्ट्रांग नजर आ रही है। केवल अगर कहीं फाइट देखने को मिलेगी तो वो धार, खंडवा और रतलाम झाबुआ, इन 3 सीट्स पर, क्योंकि ये वो सीट्स हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, इस वर्ग को 2018 के बाद से जब मध्य प्रदेश में झटका लगा बीजेपी को, इस वर्ग को पुनः अपनी तरफ खींचने के बड़े प्रयास सरकार स्तर पर या संगठन स्तर पर किए हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये जीत कांग्रेस के लिए वहां आसान होगी, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने कुछ ऐसे इक्वेशंस खड़े कर दिए हैं जिससे वहां फाइट है वो इंटरेस्टिंग या टफ देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इश्यू है, मेन जो नेशनल इशू है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनकी गारंटीज है। एक बड़ा कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा फायदा साथ साथ चल रहा है। अगर ये है तो फिर कैंडिडेट कोई भी भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रभाव पार्टी पर नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का प्रयास इन सीट्स पर भी है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन को उस ओर मोड़ा जाए जिससे कि कैंडिडेट बेस्ड हो जाए। लोग कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं, अगर कैंडिडेट और कैंडिडेट पे कंपैरिजन होता है तो कांग्रेस का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस का कैंडिडेट भारी नजर पब्लिक में आए। ऐसा पिछले फेज में कुछ सीट्स पर कांग्रेस ने यह प्रयोग किया भी है। अब रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ज्यादातर सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 3 सीट्स पर टफ कंटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 3 सीटों पर कड़ी चुनौती, कड़ी फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। अभिनव बरोलिया जी, लेकिन आपके नेता जिस तरह के बयान दे देते हैं, क्या वो कड़ी टक्कर को कमजोर नहीं कर देता है? क्या इस तरह से कह देना कि जहां पर 2 महिलाएं होंगी, जिस घर में 2 बीवियां होंगी, वहां पर 2 लाख दे देंगे, क्या ये आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा? देखिए, अगेंस्ट क्यों जाएगा? आप ये बताइए, बहु विवाह की जहां प्रथा है, और अगर रतलाम झाबुआ में कांतिलाल भूरिया जी परिवार के साथ बैठे हैं, सभा कर रहे हैं, और वहां पे किसी ने पूछ लिया कि अरे साहब हमारी 2 बीवियां हैं, तो हाँ चलो ठीक है आपको भी मिलेगा। लेकिन ऐसा मैनिफेस्टो में है क्या आपके? आस परियास कोई बुजुर्ग मैनिफेस्टो में ऐसा है कि आपके कि जिसकी 2 बीवियां होंगी उसको आप देंगे? मैनिफेस्टो में हर महिला को, परिवार की हर महिला को देने का है। अगर व्यंग के रूप में मैनिफेस्टो में परिवार की हर महिला को देने का है, या मैनिफेस्टो में परिवार की प्रमुख महिला को देने का है? महालक्ष्मी में प्रमुख महिला को देने का है, हर महिला को, परिवार की हर महिला को देने का है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं फिर से, अगर भूरिया जी वहां के एक सबसे पुराने 5 बार के सांसद हैं, मतलब आप सोचिए, अगर उनने एक व्यंग के रूप में बोल भी चुके हैं वो कि मैंने व्यंग के रूप में बोला, उसको कैसे मुद्दा बनाया? क्या ये विरोधी है क्या कि वहां पे बहुविवाह नहीं होना चाहिए? बोले आज यहाँ चैनल पे कि नहीं होना चाहिए।
हम तो आदिवासियों की जो प्रथा है उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम आदिवासियों के साथ पहले भी खड़े थे। इन्होंने आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करी, इनके कार्यकर्ता ने, तब भी इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज हम आदिवासियों की आवाज बने हुए हैं। अगर भूरिया जी कुछ भी बोल रहे हैं तो उसके विरोध में भी ये लोग खड़े हो रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि ये किस तरीके से बातों को गोल 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 कर किसी भी चीज से जोड़ते हैं। लेकिन हम जनता के मुद्दों पर अड़े गए। अब कोई भटकने वाला नहीं है कीर्ति जी, ठीक है, क्योंकि जनता की आंखें खुल चुकी हैं। ये नंदुरबार की रैली भी बता रही है, ये राहुल गांधी जी के लिए जो जनसैलाब आ रहा है वो भी बता रहा है। ठीक है, देश में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त सरकार बनने जा रही है, उससे भाजपा बौखलाई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि तानाशाह जब डरता है ना तो वो ऐसे ही। लेकिन एक और बात, थोड़े दिन पहले राहुल गांधी का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने कहा कि 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। आज राहुल गांधी कहते हैं कि 180 सीटों पर सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी कहती है कि 200 सीटों से ऊपर नहीं जाने वाली है। ये सबका अलग अलग एनालिसिस कैसे हो रहा है? अपना अपना एनालिसिस होता है, मेरा अपना एनालिसिस है। मैं कह रहा हूं कि 100 सीटों पर सिमट जाएगी। ठीक है, कोई और मेरा साथी होगा वो कहेगा इसको तो 50 सीटें। अब बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल दे, बोलने को तो आप कह दे कि 0 सीटें भी नहीं आएंगी, लेकिन कुछ तो एनालिसिस होता होगा ना। किसी का गुलाम नहीं हुआ है, आजादी लड़ी है। नहीं, गुलामी की बात तो मैं कह ही नहीं रही ना, लेकिन कुछ तो एनालिसिस होता होगा ना, कुछ तो जमीनी हकीकत होती कि मन में जो आया वो बोल दिया। बिल्कुल होता है। हमारी पार्टी ने यहाँ पे अभी तक जितने भी मध्य प्रदेश की बात करूं चाहे देश की, हमारी मध्य प्रदेश में हमारा एनालिसिस निकल के आया है कि हम 12 से 15 सीटें अभी की स्थिति में जीत रहे हैं। अभी जो 8 चुनाव होंगे उसका भी हम एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, प्रेम व्यास जी, क्या बहुविवाह विरोधी है बीजेपी? ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है। क्यों? उन्होंने बोला कि जिसके परिवार में 2 महिलाएं हैं, 2 पत्नियां हैं, उनको लेकर के ये सवाल पूछा गया। व्यंग्य के तौर पर उन्होंने जवाब दे दिया और बीजेपी इसका मुद्दा बना रही है। देखिए, तो पूर्व से जो कांतिलाल जी है उनकी जो भाषा शैली वो इसी तरह से रही है। पूरी पूर्व में वो जो है राम सेवकों के लिए कह चुके हैं कि वो तो दारू पी जाते हैं उस पैसों से। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बाद में उस बयान से पल्ला झाड़ लिया कि मैंने तो कुछ लोगों के लिए बात करी थी। तो ये कांग्रेस का चरित्र है, पहले बोलो उसके बाद मुकर जाओ। अब मेरे मित्र कह रहे थे कि जो है वो स्टूडेंट्स को लेके, तो आपके स्टूडेंट जो है वो चीट के साथ में पकड़ाते हैं। जब चीट के साथ पकड़ाते हैं उनको जो है की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, शादियां होती है, पकड़ाते हैं, करोड़ों रुपए के साथ पकड़ाते हैं। जैसे कमलनाथ जी के महामंत्री जो पेशाब करते हैं और उनका विरोध। ठीक है, एक करके बात करिए। मैं नहीं बोला था, मेरी भाषा शैली अभी व्यवस्थित है, लेकिन आप इस दुष्चरित्र को प्रचारित करोगे तो हो सकता है कि उद्वेलित होकर भाषा शैली में परिवर्तन आ जाए। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वहां पर बहुविवाह की ये प्रथा है, तो क्या बीजेपी उस प्रथा के अगेंस्ट है? ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर जवाब दे दीजिए। नहीं चलेगी मेरे भाई, ठीक है, अभिनव जी उनको जवाब तो देने दीजिए ना। अभिनव जी, आपने अपना वक्त लिया, उनको जवाब देने दीजिए। प्रेम व्यास जी, जवाब दीजिएगा। आरक्षण को खत्म नहीं कर पाओ। ठीक है अभिनव जी, ऐसे नहीं, आप अपना टाइम ले चुके ना, अब उनको जवाब देने दीजिए। प्रेम व्यास जी, क्या बहुविवाह के अगेंस्ट है बीजेपी? ये सवाल है कांग्रेस का। लोगों को बोलना नहीं आता, ऐसे लोगों को मत बुलाया करें। ठीक है, अब तो जवाब दीजिए प्रेम जी। यही लोकतंत्र की हत्या ये लोग करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। हमने तो कहा है, हमने तो आदिवासियों के ज्योति मिर्जा बोलती है 400 सीटें आ जाएंगी, हम लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आदिवासी जो है वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करा है, लेकिन ये जो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं तुम्हारे कार्यकर्ता, तब बुरा नहीं लगता है? फिर बोलने लगे, तब दिल नहीं रोता है, तब गुस्सा नहीं आती है? कर दीजिए, अभी बड़ी गुस्सा आ रही है। ठीक है अभिनव जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। प्रेम व्यास जी, जो सवाल पूछा था उसका सीधा से जवाब दीजिए, उसके बाद सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगी मैं। जवाब दीजिए अब प्रेम व्यास जी। आदिवासी के मुंह पे पेशाब करी गई थी, उस आदिवासी ने कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन करी? भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करी या नहीं करी? इन 2 प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही आपको बोलने दूंगा मैं। ठीक है प्रेम व्यास जी, जो सवाल मैंने पूछा था उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। पेशाब करवा रहे हो और कह रहे हो कि पार्टी ज्वाइन नहीं करी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार नोटा को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है, क्या कुछ रिएक्शन इससे निकल के सामने आएगा, या आप ये मान रहे हैं कि ये जो नोटा है और कोई चेहरा ना होने की वजह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पर प्रभाव पड़ सकता है? वो राधिका खेड़ा रो रही है जी, कीर्ति लोगों की आवाज। ठीक है प्रेम व्यास जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, दूसरे को भी तो मौका दीजिए ना। फिर कह रहे थे आप कहाँ चुप कर पा रहे थे? प्रेम व्यास जी, समय तो इन्होंने ले लिया, बौखला गए। प्रेम व्यास जी, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए, दूसरा सवाल लेने दीजिए मुझे। सत्यप्रकाश जी, आपको सवाल सुनाई दिया या फिर मैं दोबारा से पूछूं?
हाँ, आप दोबारा प्लीज। जो नोटा का विकल्प लेकर कांग्रेस चल रही है, क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा नहीं तो क्या थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा? और अगर जिस तरह की स्थितियां इंदौर में बनी हैं, क्या उससे इस बात पर भी प्रभाव पड़ सकता है कि वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए? देखिए कीर्ति जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर ने कुछ सवाल इस चीज पर खड़े किए, जो इंदौर का इंसिडेंट है, या उन्होंने कहा कुछ बड़े लोग नोटा का उनसे समर्थन कर रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं, तो कहा यह जा सकता है कि ये कैंपेन बड़ी दूर तक चल रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नोटा आज की सिचुएशन में फिजिबल नहीं है। अगर उसको ज्यादा भी वोट मिल जाएंगे तो भी कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा, अगर दूसरी पोजीशन पर रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसलिए लोगों में जो एंटी जो इस ऑपरेशन है रहे होंगे, वो वोट हो सकता है कम करें, इसलिए वहां वोटर टर्नआउट भी गिर सकता है। इसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि वो लार्ज स्केल पर होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रभाव जिस प्रकार से कैंपेन वहां कुछ ग्रुप्स के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका प्रभाव आपको नोटा में देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोचें कि बड़ा परिवर्तन वहां दिख जाए, मुझे कम लगता है कि लोगों में उत्साह नोटा के प्रति कम रहता है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मेरे वोट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। प्रेम व्यास जी, लगातार कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर हम इस बेल्ट को देखें तो यहां पर आदिवासी बहुत हैं, आरक्षण का मुद्दा भी बहुत प्रचलित रहता है। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? देखिए, ये तो झूठ प्रसारित करना कांग्रेस का कृत्य है। इन्होंने इंदौर की बात करी थी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। इंदौर में आज स्लोगन्स चल रहे हैं कि अपना सिक्का खोटा तो काहे का नोटा। तो आप खोटे सिक्के को फिर बीजेपी में शामिल क्यों करते हैं? क्या खोटा सिक्का बीजेपी में चलता है? देखिए, हम तो राष्ट्रवाद की तरफ नहीं, मैं जो सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जिस खोटे सिक्के की बात आप कर रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या खोटा सिक्का चलता है बीजेपी में? आप देखिए ना कि जो दल भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसके संवाद और भाषा शैली बदल जाती है। लेकिन वो जब कांग्रेस, लेकिन उसके बाद ही तो ये बयान निकल के सामने आया ना कि आपका सिक्का खोटा था। जब आपकी पार्टी में शामिल हो गए उसके बाद ही का तो बयान है ना ये। देखिए, उन्होंने यही तो कहा, कांग्रेस के लिए कहा कि जब वो खोटा सिक्का था तो आपने काहे उनको जो है टिकट दे दिया। और उसके बाद में जो आपके बयान है, तो निश्चित रूप से हम व्यक्ति निर्माण के और अग्रसर होते हैं। और अब मैंने इसीलिए कहा है कि आप पूर्व से देख लीजिए, जो व्यक्ति पहले अन्यत्र दलों या कांग्रेस के समर्थन के साथ में था, तब उसकी भाषा शैली क्या थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने के बाद में उसकी भाषा शैली निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है। दूसरी बात है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके जो है इन्होंने तो पूर्व में करा है ना, तेलंगाना में जो है 4% ST SC और OBC का काट के विशेष समुदाय को देने का कार्य करा है। आंध्र प्रदेश में लोग लगभग 4 बार कांग्रेस प्रयास कर चुकी है कि ST SC OBC का आरक्षण काट के 5% जो है विशेष समुदाय को दे दिया जाए। दूसरा, ल्यूटेन जोन दिल्ली में 121 प्रॉपर्टियां जो अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर की गई थी, वो 5 अप्रैल को जो है एक विशेष समुदाय को, वक्फ बोर्ड को क्यों दे दी गई? कांग्रेस इसका जवाब देगी क्या आज? इसीलिए कहा, आज तक आजादी के पश्चात से अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कोई भी माइनॉरिटी, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई से क्यों नहीं हुआ? क्यों एक विशेष समुदाय से हुआ? इसीलिए हमने कहा कि ये तुष्टिकरण की बात करते हैं, हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं। मैं आपको संतुष्टिकरण के कुछ डाटा भी बता देता हूं। अभी साक्षरता दर है जो मुस्लिमों का, जो 2015 तक 50% हुआ करता था, आज 72% है। इसलिए हमने कहा कि हम संतुष्टिकरण की तरफ कार्य करते हैं। 2014 के बाद 2022 के मध्य में लगभग 70% रजिस्ट्रेशन बिजनेस में मुस्लिम युवाओं के हुआ। आज वो लोग भी सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से विकास की तरफ और सरकार में विश्वास प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं की पूर्व सरकारें जो तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, इनको विधानसभा चुनाव में यहीं की पूरी मालवा निमाड़ की जनता उस चीज का जवाब दे चुकी है। इन्होंने कहा, आदिवासी अत्याचार 2003 के पहले तो किस केस तक फाइल नहीं होते थे, सिगरेट के लेटर्स में लिख के भेज दिया जाता था मंत्रियों द्वारा कि इस पर केस ना दर्ज किया जाए, इसको सब नियमों को शिथिल करके पदोन्नति दे दी जाए। उसके बाद में आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य हो रहा है। अभिनव बरोलिया जी, अगर विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें और इसी बेल्ट में देखें तो 66 में से 48 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हैं और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है विधानसभा चुनावों को बीते हुए। जनता ने ऐसा क्या मूड बदला होगा जो आप ये मानते हैं कि आपके पक्ष में इस बार वोट आने वाले हैं? देखिए कीर्ति जी, अभी विधानसभा चुनाव निकले हैं और हमको 40% वोट मिला मध्य प्रदेश में। 41% वोट हमको पिछली बार मिला था, मात्र 1% वोट कम हुआ हमारा। मालवा अंचल की बात करें तो धार में हमारे पास जबरदस्त, हमने 5 सीटें जीती।
हमने खरगोन में जीती, हमने रतलाम झाबुआ में जीती, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इंदौर में हम नहीं जीते, लेकिन हमने पूरी ताकत से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। वोट परसेंट हमारा 1% कम हुआ। अगर हमारा वोट परसेंट 4% बढ़ 41 से अगर 3% बढ़ जाता तो शायद आज हमारी सीटें 130 से 140 होती। कहीं ना कहीं हमारी माइनर मिस्टेक होगी, मतलब कुछ ना कुछ हमारा फॉल्ट होगा, जिसके कारण हमारे को सीटें नहीं मिली, हमारी सरकार नहीं बनी। हम एक्सेप्ट करते। अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो इनके वादे थे पूरे तरीके से कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। हम रिक्त जो पद पड़े हुए युवाओं के मध्य प्रदेश सरकार में 2.5 से 3 लाख वो भरेंगे, तत्काल भरेंगे। एमएसपी देंगे किसानों को। ये तमाम इस तरीके के लंबे चौड़े इनके वायदे थे। एक भी वादा पूरा किया गया मोहन यादव की सरकार ने नहीं किया। मोहन यादव जी ने कभी ये नहीं सोचा कि आम आदमी के घर का राशन कैसे आ रहा है और रोटी कैसे बन रही है, ये भी नहीं सोचा। युवा रोजगार रोज आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में, यह भी नहीं सोचा कि नौकरी कैसे दें हम। कभी 450 सिलेंडर की बात करी, कभी उस पर बात नहीं करी। किसान लड़ता रह गया, लेकिन एमएसपी 3100 जो बोली थी धान गेहूं पे 2700 नहीं करी। तो आप बताइए, ऐसे लोगों पर विश्वास करेगी क्या जनता? ये जो रैलियों में जन सैलाब आ रहा है, सारी चीज हो रही है कांग्रेस की, ये कह रहे हैं कि नहीं कैसे क्या क्यों हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं कि नोट भर भर के ले जा रहे हैं, अडानी अंबानी को कोस रहे हैं मोदी जी। तो ये सब क्या है? ये मानसिक रूप से कमजोर जो होते हैं लोग, वही ऐसी बातें करते हैं। हम तो अपने न्याय पत्र के साथ हैं। हम युवा न्याय, महिला न्याय, हमारे तमाम 5 न्याय जो हैं, हम उसके साथ चुनाव में। नेता हैं जब जुबान खोलते हैं, क्या पूर्व में नेता रहे हो, वो आपके मैनिफेस्टो की जो बातें हैं उससे इतर कुछ ना कुछ कह देते हैं जो एक डैमेज कर जाता है कांग्रेस के लिए। कीर्ति जी, नहीं, मैं कह रहा हूं स्लिप ऑफ टंग, सारी चीजें होती हैं। कोई जानबूझ के नहीं बोलता है, किसी के मुंह से कुछ निकलता है, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं बोलता है कि भर भर के टेम्पो में भर के नोट राहुल गांधी के यहां भेज रहा है, ऐसे बोलता है कोई? इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान, ये महामानव जो है, प्रेम व्यास ऐसा बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि अब यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जब जनता से जो वादे पूरे किए, गारंटी के तौर पर जो पेश किया गया विधानसभा चुनाव में, अगर उनमें से तमाम गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन पर मोहर नहीं लगी है, तो फिर आप ये कैसे आश्वस्त हैं कि जनता इस बार फिर से आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देगी और 29 की 29 सीटें आपको दे देगी, या 29 की 29 कमल की जो मालाएं हैं वो आपको दे देगी? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जो हमने कार्य करे वो धरातल पर है, सिर्फ मानसिक। लेकिन 450 रुपए सिलेंडर देने की बात करी थी, क्या उस पर मोहर लगी? उज्ज्वला के माध्यम से हमने 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात करी थी। निश्चित रूप से हम उज्ज्वला के माध्यम से उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम तो उज्ज्वला में सतत कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। अभी 1.25 लाख कनेक्शन जो है बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम घटाने का कार्य नहीं कर रहे, हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए केंद्र से आते तो 6,000 रुपए प्रदेश से अभी पुनः पिछले महीने डाले गए। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कांग्रेस झूठ प्रचारित कर रही थी कि बंद कर रहे हैं, लाडली बहना बंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब पैसा आया तो उसका भी हो गया। तो कांग्रेस ये झूठ और प्रपंच जो फैला रही, जनता अब उसमें नहीं आने वाले, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से आज जनता को अवगत हो चुका है कि कौन उसका हित कर रहा है, पैसे अकाउंट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब ये तो साक्षर रूप से दिख रहा है ना। आप मन की पीड़ा उद्वेलित करिए। दूसरा, मैं महंगाई दर को कोट करता हूँ, 4.9% अभी रिसेंटली डाटा है। एनएसएसओ का रिसेंट का डाटा है। जो बेरोजगारी दर है वो 3% के आसपास है। मध्य प्रदेश में लगभग 3,000 स्टार्टअप्स का निर्माण पूर्व में किया गया था। अभी उन स्टार्टअप्स में अपडेशंस किए गए हैं। हमने जो है यहाँ पर औद्योगिक पार्क का निर्माण किया गया था, वहां पर सतत कंपनियों का आने का दौर चालू है। इसलिए हमने कहा कि हमने विकास भरपूर करा है। ठीक है, विकास आपने भरपूर करा है। जनता उस विकास को कितना एक्सेप्ट करती है, कितना उसको ध्यान में रख करके वोट करने पहुंचती है, ये 13 मई को हम सभी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।